गुड मॉर्निंग। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम सब्जेक्ट कोड E206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है डीसी जनरेटर। उसके हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉसेस इन डीसी जनरेटर। सेकंड है EMF इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। कि हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है। डीसी जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हमने इसके 2-3 आगे वीडियो देख लिए थे। हम डिस्कस कर चुके थे डीसी जनरेटर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया था इसके। और हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसकी लॉसेस। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि लॉसेस कौन कौन सी हमारी होती हैं डीसी जनरेटर में। लॉसेस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो डीसी जनरेटर में जो लॉसेस होती हैं उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होती है कांस्टेंट लॉसेस, एक होती है वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस क्या होती है? जो कांस्टेंट लॉसेस वो होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम जब हम रोटर या स्टेटर को जब बनाते हैं तो उसमें हम फिक्स कर देते हैं उसको, जो कि आने वाले वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। उसको बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। वेरिएबल लॉसेस होती हैं जो लोड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल लॉसेस बोलते हैं। तो कांस्टेंट लॉसेस को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा नो लोड आयरन लॉसेस और सेकंड है अपनी मैकेनिकल लॉसेस। नो लोड आयरन लॉसेस को हम एक कोर लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। ये अपनी 2 टाइप की होती हैं, हिस्टेरिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। तो कांस्टेंट लॉसेस को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अपना नो लोड आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस अपनी 2 टाइप की होती हैं, हिस्टेरिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। अब मैकेनिकल लॉसेस को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला है इसमें विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। अब फ्रिक्शन लॉसेस किस किस वजह से होती हैं? ब्रश फ्रिक्शन की वजह से भी होती हैं और बेयरिंग फ्रिक्शन की वजह से भी होती हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट लॉसेस का डिवाइडेशन था। इसको हम आगे 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस क्या होती हैं? जो कि लोड पर डिपेंड करती हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होती रहती हैं। उसको हम बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। तो वेरिएबल लॉसेस अपनी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है कॉपर लॉसेस, सेकंड होती है स्ट्रे लोड लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस हमेशा क्या होती है? I²R होती है, I²R। ठीक है, तो कॉपर लॉसेस हमारी 3 टाइप्स होती हैं। स्टेटर कॉपर लॉसेस, स्टेटर होता है इसलिए इसमें स्टेटर कॉपर लॉसेस बोलते हैं इसको। रोटर होता है इसलिए इसको बोलते हैं रोटर कॉपर लॉसेस होती हैं। जो लॉसेस रोटर में होती हैं उसको रोटर कॉपर लॉसेस, जो स्टेटर में होती हैं उनको स्टेटर कॉपर लॉसेस बोलते हैं। और जो लॉसेस ब्रश में होती हैं उसको हम बोलते हैं ब्रश कॉपर लॉसेस। तो ये तो कॉपर लॉसेस का डिवाइडेशन था। नेक्स्ट है हमारा स्टे लोड लॉसेस। स्टे लोड लॉसेस होती है हमारी कॉपर स्टे लोड लॉस। नेक्स्ट है कोर स्टे लॉसेस। ठीक है, ये हमने इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाया है हमारी लॉसेस को। अब हम जो डिटेल से पढ़ेंगे वो देखते हैं हम। ये है, तो मेनली जो होती हैं अपनी लॉसेस 3 ही होती हैं, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। आयरन और मैकेनिकल लॉसेस को हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉसेस और कॉपर लॉसेस को हम बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। तो अब हमको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, बस ये हमको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है कॉपर प्लस आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस, कॉपर लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस और नन ऑफ दीज, कि कौन सी लॉसेस हमारी डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉसेस होती है। तो कांस्टेंट लॉसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं? आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। इन लॉसेस को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं। ओनली वन सिंगल कॉपर लॉसेस ही हमारी क्या होती है वेरिएबल लॉसेस होती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कॉपर लॉसेस क्या होता है। कॉपर लॉसेस, ठीक है, दीज लॉसेस आर ऑल्सो नोन एज वाइंडिंग लॉसेस। क्या बोलते हैं इनको? वाइंडिंग लॉसेस। एज कॉपर लॉसेस अकर बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। The ohmic losses is produced by current flowing in the winding. The winding that are present in addition to the armature winding are the field winding, interpole winding और compensating winding होती है।
तो कॉपर लॉसेस इज ड्यू टू द पावर वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर आर। तो कॉपर लॉसेस किसकी वजह से होती है, किसकी फॉर्म में होती है, आई स्क्वायर आर। फर्स्टली अपने क्या होता है, लॉसेस क्या होता है कि जब हम इनपुट पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं आउटपुट पावर, मतलब सेंडिंग एंड, बीच में क्या होता है अपना नेटवर्क होता है, और आउटपुट हमारा क्या होता है रिसीविंग एंड। इनपुट हमारा सेंडिंग एंड होता है, आउटपुट हमारा रिसीविंग एंड होता है। जब हम पावर को सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमको सेम पावर नहीं मिल पाती है। सपोज़ हम 10 मेगावाट पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 10 मेगावाट मिलना चाहिए, लेकिन हमारी क्या हो जाती है, कुछ लॉसेस की वजह से जो हमारी जो टोटल पावर है वो हमको 10 मेगावाट नहीं मिल पाती है। सपोज़ हमने 10 मेगावाट किया है ट्रांसफ़र पावर का, तो हमको 8 मेगावाट ही मिलेगी। तो मतलब 2 मेगावाट जो होती है, ये मैं जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, जो 2 मेगावाट है वो क्या हो जाती है, हमारी वेस्ट हो जाती है। तो जो लॉसेस का जो फॉर्मूला है, इनपुट पावर माइनस आउटपुट पावर, दैट इज इक्वल्स टू द लॉसेस इन डीसी मशीन। तो लॉसेस क्या होती है, इनपुट से हम आउटपुट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं और हमको 8 मिल रहा है, तो 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। तो हमारी जो 2 मेगावाट जो पावर है वो वेस्ट हुई है, वो है हमारी लॉसेस होती है। तो जो हमारी कॉपर लॉसेस होती हैं वो किसकी फॉर्म में होती हैं, आई स्क्वायर आर की होती हैं। आई क्या है यहाँ, करंट पासिंग थ्रू द वाइंडिंग, और आर क्या है यहाँ, आर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। आर क्या है, हमारे हर वाइंडिंग का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो वाइंडिंग का है, जो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। इट इज़ क्लियर दैट कॉपर लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, आई स्क्वायर आर होती है ना, स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। हैंस कॉपर लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर वेरी विद लोड। तो ट्रांसफॉर्मर में भी ये लोड के साथ वेरी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस कहते हैं। अब ये जो लॉसेज है, जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि ये आर्मेचर में अलग होती हैं, रोटर में अलग होती हैं, ब्रशेज़ में अलग अलग होती हैं। तो हम इनको क्या डिटेल से पढ़ेंगे। तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस क्या होती हैं, आर्मेचर कॉपर लॉसेस होती हैं आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए क्या है, आर्मेचर करंट है, और आर ए क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है। जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस होती हैं वो 30% होती हैं टोटल फुल लोड लॉसेस का। जितनी भी अपने मशीन में लॉसेस होते हैं उसका जो 30% कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा किसका होता है, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस आई ए स्क्वायर आर ए होती हैं, वो 30% कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल लॉसेस में। नेक्स्ट है इन शंट मशीन में, ये तो आर्मेचर में हो गई, और शंट मशीन में क्या होंगी, द कॉपर लॉसेस इन शंट मशीन में क्या हो जाएगा, शंट मशीन में शंट करंट होगा आई एस एच, तो हमेशा कॉपर लॉसेस क्या होती है, आई स्क्वायर आर। तो अगर आर्मेचर की बात करें तो आई ए हो जाता है, शंट फील्ड की बात करते हैं तो आई एस एच हो जाता है। तो शंट फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। आई एस एच क्या है, इज़ द करंट इन शंट फील्ड। शंट फील्ड में वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको आई एस एच बोलते हैं, और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर एस एच बोलते हैं। ठीक है, द शंट फील्ड में जो लॉसेस होती हैं वो होती हैं आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। अब है सीरीज मशीन में, सीरीज मशीन में कॉपर लॉसेस इन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्या होंगी, आई एस सी। आई एस सी का मतलब क्या होता है, सीरीज फील्ड करंट, सीरीज फील्ड करंट। आई एस सी इज़ द करंट थ्रू द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं आई एस ई। तो इसमें जो होती हैं वो होती है आई एस सी स्क्वायर इंटू आर एस सी। आर एस सी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है कंपाउंड मशीन। शंट मशीन की हमने बात कर ली, सीरीज मशीन की हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, कंपाउंड मशीन की। कंपाउंड मशीन में क्या हो जाता है कि दोनों फील्ड आ जाते हैं अपने, शंट फील्ड भी आ जाता है और सीरीज फील्ड भी आ जाता है। तो इसमें जो लॉसेज होती हैं वो ऑलमोस्ट कितनी होती हैं, 20% ऑफ फुल लोड करंट की होती हैं। कितनी होती हैं, 20% ऑफ फुल लोड करंट की होती हैं। कॉपर लॉसेज इन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और ये कितनी होती हैं, 20% ये होती है, और आर्मेचर लॉसेज हमारी कितनी होती हैं, 30% होती हैं। तो ये हमने किसका डिस्कशन किया है, कॉपर लॉसेस का। ठीक है, कॉपर लॉसेस का हमारा डिस्कशन हो गया है। अब हम किसकी बात करेंगे, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम कोर लॉसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
कोर लॉसेज या मैग्नेटिक लॉसेज के नाम से भी इसको हम जानते हैं, कोर लॉसेज। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो लॉसेज ट्रांसफार्मर की कोर में, जो लॉसेज ट्रांसफार्मर की कोर में प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर लॉसेज बोलते हैं। कि जो हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से उसमें इंड्यूस करंट हो जाता है। उसी की वजह से इसमें दो टाइप की लॉसेज प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट है अपनी हिस्टेरिस लॉसेज, सेकंड है हमारी एडी करंट लॉसेज। ठीक है, तो कोर लॉसेज हमारी दो टाइप की हो गई हैं, हिस्टेरिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज। तो हिस्टेरिस लॉसेज इसको बोलते हैं कि हिस्टेरिस लॉसेज उसको बोलते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, हिस्टेरिस लॉसेज इक्वल्स टू V इंटू एफ इंटू वी मैक्सिमम का 1.6 टाइम्स। V यानी सप्लाई वोल्टेज, F यहाँ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और V मैक्स क्या है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है। तो ये हमारी हो गई हिस्टेरिस लॉसेज। अब एडी करंट लॉसेज की अगर हम बात करते हैं तो एडी करंट लॉसेज का क्या फॉर्मूला होता है, एडी करंट लॉसेज का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। जो एडी करंट लॉसेज होती हैं वो थिकनेस पे भी डिपेंड करती हैं। जो मटेरियल हम जो कोर बनाते हैं उसकी क्या है थिकनेस क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करती हैं। और ये वोल्टेज का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो और ये हमारी किस में आती है, हमारी एडी करंट लॉसेज में आती हैं। तो वेरिएबल लॉसेज कौन सी होती हैं हमारी, कॉपर लॉसेज हमारी क्या होती हैं, वेरिएबल लॉसेज होती हैं। और कोर लॉसेज प्लस मैकेनिकल लॉसेज हमारी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। अब हम किसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट है स्ट्रे लोड लॉसेज। इसके बाद बारे में डिस्कस करेंगे स्ट्रे लोड लॉसेज। दीज आर मिसलेनियस लॉसेज विच आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। ये मिसलेनियस लॉसेज होती हैं और ये फॉलोइंग रीजन्स की वजह से इंड्यूस होती हैं। फर्स्ट है अपना डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से अपना जो मेन फ्लक्स है उसका डिस्टॉर्शन हो जाता है। उससे अपना क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो जाता है और एक डीमैग्नेटाइज हो जाता है। उससे अपना क्या हो जाता है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस वजह से जो लॉसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉसेस बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट इन द कॉइल ड्यू टू द कम्यूटेशन। दीज लॉसेज होती हैं, ये बहुत तो इनको फाइंड करना बहुत टफ होता है और ये कितनी होती है 1% ही होती हैं। So these losses are very difficult to determine. Therefore, it is necessary to assign the reasonable value of stray losses. For the most machine, stray losses are taken by the connection to be 1% to the full load copper losses. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद एक अपनी मैकेनिकल लॉसेस भी आती है। मैकेनिकल लॉसेस क्या होती है, द लॉसेस दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ मशीन। जो मैकेनिकल इफेक्ट या मशीन के बियरिंग के घिसने से या घर्षण से जो लॉसेस होती हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं। मैकेनिकल लॉसेस आर डिवाइडेड इनटू बियरिंग फ्रिक्शन लॉसेस और वाइंडेज लॉसेस। तो जो मैकेनिकल लॉसेस दो में डिवाइड किया है उसको, एक तो होता है बियरिंग की वजह से, एक होता है वाइंडेज की वजह से होती है। द लॉसेज अकरिंग इन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। जो मैकेनिकल जो लॉसेज होती हैं वो घर्षण की वजह से होती हैं। घर्षण मतलब मूविंग पार्ट में होंगी, स्टैटिक पार्ट में नहीं होती हैं। द लॉसेज अकरिंग द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन एंड द एयर प्रेजेंट इन द मशीन इज नोन एज बाइंडिंग लॉसेज। जो इसमें एयर प्रेजेंट होती है ना मशीन में, मॉइस्चर की वजह से जो एयर आ जाती है वो आ जाती है, बाइंडेज लॉसेज आ जाती है। दीज लॉसेज आर वेरी स्मॉल होती हैं। तो ये लॉसेस हमारी क्या होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ लॉसेस का। अब एक बार मैं आपको थोड़ा कंक्लूजन बता देती हूँ कि लॉसेस में क्या है, तीन टाइप की होती हैं मेनली अपनी। एक आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस को कांस्टेंट बोलते हैं। सेकंड होती है अपनी वेरिएबल लॉसेस, होती है कॉपर लॉसेस।
जो कॉपर लॉसेज होती है वो 3 टाइप से होती है मेनली, आर्मेचर कॉपर लॉसेज, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज और ब्रश कॉपर लॉसेज। आर्मेचर कॉपर लॉसेज अपनी 20% के अराउंड होती है और शंट फील्ड लॉसेज अपनी 30% के अराउंड होती है, और वो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर की वजह से होती है अपनी कॉपर लॉसेज। और कॉपर लॉसेज होती है हमारी I²R होती है। अब है हमारी मैग्नेटिक लॉसेज, या बोल दो उनको कोर लॉसेज भी बोलते हैं और उनको आयरन लॉसेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये लॉसेज अपनी क्या होंगी, आयरन लॉसेज, कोर लॉसेज, मैग्नेटिक लॉसेज एक ही है। इनको हम कोर लॉसेज को हम आयरन लॉसेज के नाम से भी जान जाते हैं, इनको मैग्नेटिक लॉसेज भी जानते हैं। ये अपनी 2 टाइप से होती हैं, हिस्टेरिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज। दीज लॉसेज आर कंसिडर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इनको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। एज द मशीन आर यूजुअली ऑपरेट एज कांस्टेंट फ्लक्स एंड कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट फ्लक्स पर और कांस्टेंट स्पीड पर चलती है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट लॉसेज मानते हैं। और ये टोटल परसेंट का 20% कंट्रीब्यूट करती हैं। कितना करती हैं, 20% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ हमारा लॉसेस का चैप्टर होता है ख़त्म। अब नेक्स्ट है EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर, कि DC जनरेटर की EMF इक्वेशन क्या होती है। तो EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर हैज़ 2 पार्ट। EMF DC जो जनरेटर की EMF इक्वेशन जो हम निकालते हैं वो उसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है EMF इंड्यूस ऑफ वन कंडक्टर और EMF इंड्यूस ऑफ DC कंडक्टर। जैसे कि हमने DC जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल एक कंडक्टर के थ्रू देखा था, क्योंकि एक कंडक्टर से हम इजीली उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसका ये पढ़ा था कि जब हम कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स इंड्यूस हो जाता है। तो फोर्स इंड्यूस होने की वजह से वो उस पर एक टॉर्क लग जाता है, और उस टॉर्क की वजह से जो हमारा वो रोटर है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये अपना बेसिक प्रिंसिपल था, किसका, DC जनरेटर का था। तो वहाँ हमने जैसे उसको एक कंडक्टर के थ्रू पढ़ा था, फर्स्ट हम इसकी जो EMF इक्वेशन को वन कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे, फिर उसको हम होल DC जनरेटर पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द कंडक्टर, फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ द कंडक्टर लेट फाई, एक रिवॉल्यूशन कंडक्टर के एक रिवॉल्यूशन के लिए अगर हम देखते हैं तो फाई हमारा क्या है, फ्लक्स है। फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ईच पोल, जो फ्लक्स एक पोल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, पोल क्या करते हैं, अपने फ्लक्स ही तो प्रोड्यूस करते हैं। तो पोल क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन में जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस करता है एक पोल, वो है फाई, और फ्लक्स की यूनिट है वेबर है। P है नंबर ऑफ पोल इन अ DC जनरेटर, कि DC जनरेटर में पोल की संख्या, उसमें हम 2 पोल की भी ले सकते हैं, 4 पोल की ले सकते हैं, 6 पोल की ले सकते हैं। P क्या है, नंबर ऑफ पोल इन अ DC जनरेटर। देयरफॉर तो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द पोल, तो एक पोल फाई F मतलब फ्लक्स F प्रोड्यूस कर रहा है, तो P पोल कितने फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, P इंटू फाई। तो टोटल फ्लक्स कितने प्रोड्यूस होंगे DC जनरेटर में, तो P इंटू फाई। ये समझ में आ गया कि फाई इंटू P का मल्टीप्लाई क्यों किया है, कि एक पोल अगर फ्लक्स प्रोड्यूस करता है फाई, तो P पोल कितना प्रोड्यूस करेंगे, फाई इंटू P। तो फाई इंटू P क्या हो गया, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय ऑल द पोल। ठीक है, अब है कि उनको फ्लक्स प्रोड्यूस होने में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, कि जनरेटर को रोटर को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, जो टाइम है वो है 60/n। इतने टाइम में उसने एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर अपना कंप्लीट किया। n क्या है, स्पीड, क्योंकि वो किस स्पीड से चलकर उसने किया, तो 60/n हो गया। n है स्पीड, n क्या है, स्पीड ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर, और स्पीड का क्या फॉर्मूला, स्पीड की क्या यूनिट होती है, RPM। तो n क्या है यहाँ, स्पीड ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इन RPM। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर इज डिनोटेड बाय E। तो फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, और वो क्या निकलता है, विच इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ कटिंग द फ्लक्स। जो इंड्यूस EMF है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो EMF निकलता है E होता है E इक्वल्स टू d∅/dt। d∅ क्या है, चेंज इन फ्लक्स, d∅ क्या है यहाँ, चेंज इन फ्लक्स,
डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डी फाई इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स, और डी टी यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ये हो गया हमारा डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ पर कंडक्टर, तो हम पर कंडक्टर निकालेंगे, तो हमने ऊपर निकाला था टोटल फ्लक्स कितना निकला था हमारा 5 इंटू पी, और टोटल टाइम कितना निकला था 60/n। तो E इक्वल्स टू डी फाई ओवर डी टी में हम इस दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे। तो E इक्वल्स टू 5 इंटू पी अपॉन 60/n, तो ये n है वो ऊपर चला जाएगा, तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 इंटू पी इंटू एन अपॉन 60। ये हमने जो इंड्यूस ईएमएफ निकाला है, ये हमने किसका निकाला है, सिंगल कंडक्टर का, एक कंडक्टर का। जो हमने अभी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था वो वन कंडक्टर का पढ़ा था, तो हमने एक कंडक्टर पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो हमने ये निकाला है E इक्वल्स टू 5 पी एन अपॉन 60। तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ वन कंडक्टर इज 5 पी एन अपॉन 60। 5 यानी फ्लक्स, पी यानी पोल, एन यानी स्पीड अपॉन 60 है। अब हम इसको किसके लिए निकालेंगे, अब हम इसको निकालेंगे इंड्यूस ईएमएफ और डीसी जनरेटर। अब इसके लिए किसके लिए निकालेंगे, इसको डीसी जनरेटर के लिए इसको निकालेंगे। हाँ, तो इसमें क्या है, Z यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, Z यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, और A क्या आया यहाँ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो अगर हम इसको, अगर हमारे, हम जानते हैं कि जो हमारे डीसी जनरेटर में जो कंडक्टर होते हैं हमारे किस में होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ इन ईच पाथ इज सेम अक्रॉस द लाइन। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा क्या होता है, सेम होता है अक्रॉस द ऑल लाइन, ऑल अक्रॉस द लाइन। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये आया है, इसमें ये जो हमारा सिंगल का आया है ना, इसी में हम क्या कर देंगे, इसमें 5 इंटू पी इंटू एन अपॉन 60 का मल्टीप्लाई Z अपॉन ए से कर देंगे। किसके लिए निकालने के लिए, ऑल जनरेटर के लिए निकालने के लिए। अब हमारा क्या है, इंड्यूस ईएमएफ की हमारी इक्वेशन क्या आई, 5 इंटू पी इंटू एन इंटू Z अपॉन 2 आई थी, लेकिन Z अपॉन पी आई थी, ठीक है, Z अपॉन ए आया था, सॉरी Z अपॉन ए आया था। टोटल जनरेटर के लिए निकालने के लिए, फ्लक्स इंड्यूस इन अ जनरेटर निकालने के लिए हमारी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी 5 इंटू पी इंटू एन अपॉन 60 मल्टीप्लाई Z अपॉन ए। यहाँ अब हम बात करते हैं कि हमारी कौन सी वाइंडिंग है। अभी कल मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसमें आप देखना लैप वाइंडिंग का, वेव वाइंडिंग का मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन के विद ब्रीफ में इसको समझाया है। तो अगर हम यहाँ इंड्यूस ईएमएफ अगर हम लैप वाइंडिंग के लिए निकालते हैं या हम वेव वाइंडिंग के लिए निकालते हैं, तो उसमें हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ चेंज हो जाते हैं। अगर हम लैप वाइंडिंग के लिए निकालेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर हो जाता है, इक्वल्स टू 2 के बराबर हो जाता है। लैप बाइंडिंग में, सॉरी, पी के बराबर हो जाता है। लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, जितने हमारे पोल होते हैं, तो ए इक्वल्स टू पी हो जाता है। और वेव बाइंडिंग में हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, कि जितने हमारे वो 2 के बराबर होते हैं, कि वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ये फिक्स होता है, और जो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, पी के बराबर होता है। अब इसको हम इस इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर ओनली 2, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ ऑफ वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ क्या निकलेगा, तो Z अपॉन ए की जगह क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया है। अब है सिंपल लैप वाउंड जनरेटर, हैंस द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंडक्टर इन वन पाथ। तो लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, जितने के हमारे पोल होते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। ए क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। तो इंड्यूस ईएमएफ और लैप बाइंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, EG इक्वल टू 5ZN अपॉन 60 इंटू पी इंटू ए। और ए यहाँ क्या है, जितना ही हमारा पी है उतना ही हमारा ए है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि लॉसेज इन डीसी जनरेटर एंड ईएमएफ इक्वेशन इन डीसी जनरेटर।
तो हमने लॉसेस को पढ़ लिया है और इसकी ईएमएफ इक्वेशन को पढ़ लिया है। तो इसकी जो ईएमएफ इक्वेशन निकलती है फाइनली वो होती है अपनी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर EG इक्वल्स टू 5ZNP/60A। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला है इसका, EG इक्वल्स टू, ये याद रखना, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है कि EG इक्वल्स टू 5ZNP/60A होता है। 5 यहाँ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, P यहाँ पोल को रिप्रेजेंट करता है, N यहाँ स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, Z यहाँ कंडक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है अपॉन 60A। A यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल पाथ को। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंड्यूस ईएमएफ निकालने के। तो यहाँ ये डिपेंड करता है कि वाइंडिंग अपनी लैप है या वेव है। अगर लैप वाइंडिंग होगी तो ए को हम ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जितना कि हमको पोल दे रखा है। अगर वेव वाइंडिंग हो गई तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2। ये फिक्स वैल्यू है, 2 हमेशा आता है। वेव वाइंडिंग होगी तो ए की जगह हम 2 रखेंगे। अगर लैप वाइंडिंग है तो ए की जगह हम ये रखेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।